नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 5 बजे 10 रिपोर्टर्स में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे किसानों की, क्योंकि केंद्र सरकार के जो नए कृषि कानून आए हैं उनके खिलाफ किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलित किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और किसानों ने रात भी सिंधु बॉर्डर पर ही गुजारी है और अभी तक भी दिल्ली की सीमा पर किसान जो हैं वो डटे हुए हैं। वहीं दूसरे राज्यों से भी किसान पहुंचना शुरू हो गए हैं। दिल्ली में अलग अलग राज्यों से किसान जो है वो पहुंच रहे हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी अब किसान जो है पहुंचना शुरू हो गए हैं। किसानों ने फिलहाल ये फैसला किया है कि वो सिंधु बॉर्डर से नहीं हटेंगे। वहीं पर अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस ने भी यात्रियों के लिए अब दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि सिंधु बॉर्डर अभी भी दोनों ओर से बंद है और यात्रीगण कृपया वैकल्पिक मार्ग को चुन लें। इसके अलावा एक बैठक किसानों ने की है जिसमें यह फैसला किया गया है कि प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों ने यह भी कहा है कि हम कहीं और नहीं जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि हर दिन अब सुबह 11 बजे एक बैठक हुआ करेगी और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाया करेगी। हमारी 30 जथेबंदियों की आज जहां मीटिंग हुई है, मीटिंग में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि हम यहीं बैठेंगे, आगे नहीं कहीं जाएंगे और रोज़ सुबह 11 बजे मीटिंग सभी जथेबंदियों के साथ होया करेगी। जो जथेबंदियां जहां लोग जैसे विचार होगा वैसे ही हम करेंगे, वैसे ही हम जाएंगे। फिलहाल हम यहीं डटे रहेंगे। अच्छा, क्या मीटिंग में किस तरह की बातचीत हुई? निरंकारी को जगह भी दी गई है वहाँ पर तमाम जो है, क्या आगे? नहीं सासी, सानू जगह बारे कोई नहीं पता। ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 2-4-5 ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੱਕੇ ਅਸੀਂ ਤੰਬੂ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਪੱਕੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਸਟੇਜ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਜ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। क्या मांगे? वही पहले वाली मांगे हैं। 3 जो बिल जो कानून बन चुके हैं उनको हमने वापस करवाना है और 2 जो ऑर्डिनेंस है उनको हमने वापस कराना है, एक बिजली वाला, एक पराली वाला। ये हमारी 5 ही मांगे हैं। तो लगातार जिस तरीके से किसान डटे हुए हैं और अलग अलग राज्यों से किसानों का पहुंचना अब शुरू हो गया है। ये जो विरोध प्रदर्शन पंजाब से शुरू हुआ वो हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक पहुंचा और इसके अलावा अब उत्तर प्रदेश के किसान, राजस्थान के किसान भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसके अलावा और भी कई राज्यों से किसान जो है वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और लगातार किसानों का ये जो आंदोलन है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच लगातार जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही हैं कि किसान अब वहाँ से नहीं हटेंगे, जो उन्हें प्रदर्शन करने के लिए जो जगह दी गई है वहाँ पर भी वो जाने को तैयार नहीं है। वो जहाँ पर अब रुके हुए हैं वो वहीं पर डटे रहेंगे। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि लगातार किसानों का ये फैसला, किसानों ने जो बैठक की उसमें यह फैसला लिया गया है कि फिलहाल वो वहीं पर डटे रहेंगे और इसके अलावा अगर बात ट्रैफिक पुलिस की जाए तो उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है कि जो यात्री इस रास्ते से गुजरना चाहते हैं वो किसी दूसरे रास्ते से चले जाए। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से किसान जो है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और यहाँ तक कि वो जगह खाली नहीं करना चाहते, यानी कि बॉर्डर पर ही अड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें आम मुसाफिरों को, आम जनता को होने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं और कहीं ना कहीं काफी बड़ा लंबा हैवी ट्रैफिक जाम हो चुका है। और यहाँ तक कि कह सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट है, यानी कि सब्जी वगैरह जो लेके जाते हैं या बॉर्डर से अंदर जाते हैं, बॉर्डर से बाहर जाते हैं, वो तमाम रास्ते बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं और कहीं ना कहीं अब सब्जी वगैरह भी खराब होने लगी हैं। मगर बात करें जिस तरीके से किसानों की मांगों की, तो किसान कहीं ना कहीं अपनी मांगों पड़े हुए हैं। वो कह सकते हैं बुराड़ी जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर बुराड़ी जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनका आंदोलन है वो कमजोर पड़ सकता है और सरकार कहीं ना कहीं उनको हल्के में लेने की कोशिश करेगी। मगर बात करें जिस तरीके से वो जंतर मंतर के लिए आना चाहते हैं, रामलीला मैदान के अंदर आना चाहते हैं और तमाम सरकार, यानी कि सीधे सीधे कहे तो केंद्र सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं। केंद्र सरकार जो बिल लेके आई है वो किसानों के हक में नहीं है और कहीं ना कहीं किसान इससे जूझते नजर आ रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से किसान सरकार की, तो सरकार अभी भी यही बोल रही है कि किसानों के जो बिल लेके आई किसानों के लिए वो किसान हित में जरूर है और किसानों को समझना चाहिए कि किस तरीके से बिल का फायदा हो सकता है। मगर कहीं ना कहीं अभी जो दुविधा है वो दुविधा के अंदर राजनीति की जा रही है। राजनीति का पहलू जरा नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बीजेपी तीनों ही इसके अंदर अपना अपना बेनिफिट देख रही है, क्योंकि केंद्र सरकार बीजेपी की है और हरियाणा के अंदर भी बीजेपी है। तो कहीं ना कहीं वो अपना बेनिफिट देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझाने के साथ साथ जो बिल के द्वारा पूंजीपतियों को फायदा होने वाला है वो बीजेपी देख रही है और कांग्रेस
कहीं ना कहीं सत्ता हासिल करने के लिए किसानों का इस्तेमाल कर रही है। भाई बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी भी वोट बैंक के लिए किसानों को यूज कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से निरंकारी का जो ग्राउंड दिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, वो भी कहीं ना कहीं किसानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से आपने बताया कहीं ना कहीं अब दोनों तरफ से अगर बात की जाए सत्ता पक्ष और विपक्ष की, तो दोनों तरफ से ही एक दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है इस मामले में। लेकिन अगर बात किसानों की जाए, क्योंकि किसानों ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हमने अपने पक्के तंबू यहीं पर गाड़ लिए हैं, अब वहां पर डटे रहेंगे, लेकिन कब तक वहां पर डटे रहेंगे किसान? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, जिस तरीके से किसानों ने पहले ही कहा था कि 26 और 27 तारीख को वो निकलेंगे अपने प्रदर्शन के लिए, क्योंकि जब विज्ञान भवन में जो बैठक हुई थी उस टाइम पे ही स्पष्ट कर दिया गया था बैठक शुरू करने से पहले किसानों की तरफ से कि अगर सरकार नहीं मानती है उनकी बातों को तो कहीं ना कहीं वो आंदोलन करने के लिए उतारू होंगे। मगर जब विज्ञान भवन की जो बैठक थी उसका जो परिणाम कुछ नहीं निकल पाया था, और अब किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। पंजाब के भी है, इसके अंदर हरियाणा के भी है, यूपी के भी हैं और राज्यों के भी हैं, और तमाम किसान अब सड़कों पर हैं और किसानों ने ठान कर आए हैं कि अब हम पीछे हटेंगे नहीं, सरकार को झुका के छोड़ेंगे। मगर बात करें जिस तरीके से अब किसान जो है वो राशन पानी लेकर, यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चों को लेकर भी ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा बॉर्डर पर रुके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक सीधा सीधा मैसेज जा रहा है कि केंद्र सरकार को शायद उनकी बातें माननी पड़ेगी, या फिर सीधे सीधे कहे कि जो बिल बनाया गया है, जो बिल लाया गया है, उसके अंदर कहीं ना कहीं किसानों के बारे में संशोधन करना पड़ेगा। मगर लगता नहीं है अभी भी कि राजनीति इतनी जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से किसान अपनी जगह पे अड़े हुए हैं, सरकार अपनी जगह पे अड़ी हुई है और राज्य सरकारें इसके अंदर अपना फायदा देख रही हैं, तो किसानों की जो मांग है वो कितनी जायज है और सरकार कब तक झुकेगी ये जरूर देखना होगा, क्योंकि लगता नहीं है अभी भी कि किसान जल्दी से मानने वाले हैं। जी, और उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि जो पंजाब और हरियाणा के किसान थे वो सीमा पर डटे हुए हैं, लेकिन अगर बात की जाए राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की या फिर अन्य राज्यों की, उत्तराखंड से भी कुछ किसान पहुंच रहे हैं, वो उन किसानों को क्या रोकने की कोशिश की जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से, या फिर वहीं पर जाने के लिए कहा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल बता दें, तमाम दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से एक ही आश्वासन दिया जा रहा है कि अगर आप दिल्ली के अंदर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, मगर निरंकारी ग्राउंड के लिए, ना कि रामलीला मैदान के लिए, ना कि कह सकते हैं जंतर मंतर के लिए। मगर कोरोना काल की वजह से दिल्ली पुलिस को ये ऑर्डर जरूर मिले हुए हैं कि अगर कहीं किसान और किसी जगह पर जाना चाहते हैं तो उनको जाने नहीं दिया जाएगा, बॉर्डर पर ही रोक के रखा जाएगा। अगर उसके अंदर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा तो वो भी कर सकती है दिल्ली पुलिस। टीयर गैस का बात करें तो टीयर गैस का इस्तेमाल भी कर सकती है। मगर किसान अभी भी अड़े हुए हैं, वो कहते हैं, किसानों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम सर पर कफन बांध के आए हैं, अगर सरकार नहीं झुकेगी तो हम यहीं मरने के लिए तैयार हैं। जी, लेकिन किसान लगातार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई हंगामा नहीं, कोई हुड़दंग नहीं, सिर्फ वहां पर जाम लगाया गया है और वहीं पर डट गए हैं, खाना भी खुद ही बना रहे हैं, खा रहे हैं और लगातार डटे हुए हैं। लेकिन क्या केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा गया किसानों की तरफ से? देखिए, बिल्कुल बता दें, केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव जरूर है, क्योंकि पहले भी किसानों की तरफ से कई प्रस्ताव रखे गए थे कि आप संशोधन कीजिए या बिल को वापस लीजिए, क्योंकि किसानों के हित में नहीं है। मगर बात करें जिस तरीके से हैवी ट्रैफिक रोकने की, यानी कि कह सकते हैं पूरे बॉर्डरों को रोका गया है किसानों के लिए, किसानों की तरफ से। मगर बात करें जिस तरीके से अब दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक रोकने के जो नियम है, यानी कि जो ट्रैफिक रोका गया किसानों की तरफ से, अब कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं केस भी दर्ज कर रही है और किसानों के लिए मुश्किल खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से किसान अभी भी अड़े हुए हैं, चाहे वो इसके लिए वो कोई भी सजा भुगतनी हो या फिर कहे किसी भी जुर्माने की या फिर कहे किसी भी प्रावधान की सामने से गुजरने के लिए तैयार है, मगर उनकी एक ही डिमांड है कि किसी भी तरीके से इस बिल को वापस किया जाए। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार अगर बात की जाए किसानों की, तो किसान डटे हुए हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ जो मोर्चा किसानों ने खोला है वो जारी है, संघर्ष किसानों का जारी है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार को कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। और बात करेंगे अगली खबर की, क्योंकि हरियाणा के अंबाला में किसानों को रोकने की कोशिश की गई थी जब पंजाब से अंबाला से होते हुए किसान जा रहे थे, लेकिन किसानों ने बैरिकेडिंग्स को उखाड़ दिया था और वो आगे बढ़ गए थे। इस दौरान पुलिस के साथ भी भिड़ंत हुई थी और हालांकि अभी भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, लगातार किसानों का संघर्ष जो है वो जारी है, लेकिन हरियाणा पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। अंबाला पुलिस ने किसान नेताओं पर और कई किसानों पर भी महामारी के मद्देनजर और नियमों की उल्लंघना को लेकर के मामला दर्ज किया गया है। इस बात की जानकारी डीएसपी हेडक्वार्टर सुल्तान सिंह ने दी है। हाँ,
जो ये किसानों ने इस प्रकार से जो हरियाणा में धारा 144 लगी हुई थी इसके माध्यम में और दिल्ली में जो इस प्रकार से इस महामारी को मद्देनज़र रखते हुए कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए उसकी अवहेलना की है और लोगों को जान जोखिम में डाली है और वहाँ पर हमारे बॉर्डर के साथ पुलिस कर्मचारियों के साथ हाथापाई भी की है और कईयों को मारना पथराव भी किया है और जो हम बैरिकेड्स वगैरह वो थे तोड़े हैं उन्होंने। इस संबंध में हमने यहाँ पर 2 FIR दर्ज की है इनके किसान और उनके नेताओं के खिलाफ। अंकुर कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया अधिक जानकारी के साथ। अंकुर, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों को रोकने की कोशिश की गई थी हरियाणा सरकार की तरफ से वो सभी फेल हो गई। उसके बाद किसानों के लिए रास्ते को खोल दिया गया, क्योंकि दिल्ली में भी दिल्ली पुलिस को फिर आखिर में यही करना पड़ा कि किसानों को आने की अनुमति दे दी गई, लेकिन उनके लिए एक जगह निर्धारित की गई। वहां पर अभी किसान जा नहीं रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर पहले ही इस तरीके से जाने दिया जाता किसानों को तो ये जो स्थिति बनी थी संघर्ष की और वो ना बनती यहाँ पर, लेकिन अब बाद में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं किसानों पर। जी बिल्कुल, जैसा कि अम्बाला में प्रदर्शन करने वाले जो किसान हैं इन किसान नेताओं पर अम्बाला पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत जो मामले दर्ज किए हैं। अम्बाला पुलिस ने किसान नेता सुनाम सिद्धोनी सहित कई किसान नेताओं पर की धारा 307 के तहत मामले दर्ज किए हैं। जो DSP हेडक्वार्टर हैं अम्बाला सुल्तान सिंह, उन्होंने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि अम्बाला में रास्ता रोकने व हंगामा करने और पुलिस कर्मियों से हाथापाई करने वाले किसान व किसान नेताओं पर IPC की धारा 147, 149, 186, 269, 270, 289, 307 व 332 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अम्बाला का युवा किसान है नवदीप, जिनका काफी वीडियो वायरल हो रहा था, जिन्होंने वाटर कैनन को भी बंद किया था, जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन ने हमें परेशान किया। वहीं वाटर कैनल वो को बंद करने पर मुझ पर जो धारा 307 लगाई गई है, फिर भी मुझे इस चीज का कोई अफसोस नहीं है। यह तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है। और यही बात अगर हम बात करें कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का जो टिकरी बॉर्डर और सोनीपत में सिंधु बॉर्डर है, वहां पर प्रदर्शन अभी भी जारी है। इसी बीच यूपी गेट पर भी किसान जमा होने लगे हैं। इसकी सूचना मिलते ही जो गाजियाबाद जिला प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। जो यूपी गेट पर किसान दरी बिछाकर प्रदर्शन की तैयारी में है और बताया जा रहा है कि यूपी के जो अन्य जिलों के किसान हैं वह भी शनिवार शाम तक यूपी गेट तक पहुंच जाएंगे। जब दूसरी तरफ हमने दिल्ली यातायात जो पुलिस ने शनिवार की दोपहर बताया कि अभी जो हमारी बात हुई है कि ट्रैफिक आंदोलन के चलते जो टिकरी सीमा बंद है, हरियाणा जाने के लिए जरोधा, धानसा, धरोला, जिटकारा, बडूसरी और राजोखेड़ी NH8 बिजावन जो पालम विहार और डंडरू खेड़ा से जाया जा सकता है। और दूसरी तरफ हमने बात की कि पंजाब हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जो हमारे किसान हैं, उन्होंने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली को 3 तरफ से घेर रखा है। दिल्ली में प्रवेश के लिए आमदा किसान किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। इसी बीच जब किसान के जत्थे जो मेरठ से गाजियाबाद आने की सूचना मिली है और दिल्ली से सटे टिकरी बॉर्डर के साथ सिंधु बॉर्डर भी जो चल रही किसान आंदोलन है, उनके बीच जो आम आदमी पार्टी के विधायक है राघव चड्ढा, वो भी यहाँ पर पहुंचे। तो हमारी उनसे बातचीत हुई तो राघव चड्ढा ने कहा कि यहाँ पर जो भी किसान आए हुए हैं, हम उनकी मेजबानी करने के लिए यहाँ पर तैयार है। यहाँ पर किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और जो किसान है दिल्ली में जिस जगह भी बैठना चाहता है उनको वहीं पर दिल्ली सरकार उनका स्वागत करेगी। और उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया कि किसानों की मांगों को अहम की लड़ाई ना बनाया जाए और किसानों की बातों को माना जाए। और अगर ये सब बिल्कुल अंकुर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जो संघर्ष देखने को मिला था अंबाला में, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से बैरिकेड्स उखाड़ करके उन्होंने साइड में कर दिया और आगे बढ़े किसान। लेकिन अब किसानों पर मुकदमे जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं अलग अलग गंभीर धाराओं में भी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक तरफ किसानों का आंदोलन जारी है, किसान सड़कों पर हैं और वहीं दूसरी तरफ सियासत भी जोरों पर है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के आंदोलन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक बार फिर से यह कहा है कि राजनीतिक रोटियां सेकने का काम इस मामले पर किया जा रहा है। वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। मैं वही कह रहा हूं कि इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का जो काम किया जा रहा है वो किसान के नाम पर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं तो इसकी निंदा करता हूं, ये निंदनीय भी है। सर, अभी कैप्टन अमरिंदर से बात हुई नहीं हुई आपकी? आपने प्रयास किया लगातार मैं तो 3 बार कह रहा था, लेकिन हमारे एक्सचेंज के लोगों ने, क्योंकि हमारे कहने पर बार बार वो फोन करते रहे, कम से कम 6-7 बार उनके किसानों का संघर्ष जारी है और इस मामले पर सियासत भी। इसी बीच अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी ये कहा है कि सरकार किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे में राजनीतिक विरोधियों पर तंज उन्होंने कसा है। उन्होंने कहा कि राजनीति अपने नाम पर करें, किसानों के नाम पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। भारत सरकार हर वो काम करने को तैयार है जो किसान की समृद्धि के लिए जरूरी है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने लोगों ने लगातार एमएसपी को बढ़ाया, एमएसपी पर खरीद को बढ़ाया, 10,000 एफपीओ बनाने का कार्यक्रम शुरू किया है, 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड घोषित किया है जिस पर काम हो गया है। इन सब का लाभ आम किसान को मिले, इसके लिए जो कानूनी बंदिशें थी उनको भी दूर करने का प्रयास किया है और ये सब चीज़ें किसानों के हित में हैं और किसानों के हित में काम करने के लिए मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी रहेगा। इस पूरे प्रदर्शन में राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर बटे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि एक जो बड़ा फोर्स है वो राजनीतिक दल है जो कि इस प्रदर्शन को बढ़ावा दे रहा है? मैं राजनीतिक दल के लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर उनको राजनीति करना है तो अपने नाम पर राजनीति करें, लेकिन किसानों के नाम पर सियासत नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, फोटो एक वायरल हो रहा है कि जवान किसान को पीट रहा है, लेकिन उसके काउंटर में बीजेपी ने ये लगाया कि पीट नहीं रहा है, वो एक प्रोपोगेंडा है, वो किसानों को प्रदर्शन करने से मना कर रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ट्वीट किया। कांग्रेस के लोग सिर्फ दुष्प्रचार के सहारे ही अपनी राजनीति चला रहे हैं, क्योंकि सच बोलने के लिए उनके पास। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद के 8 चरणों में होने वाले चुनाव आज से शुरू हो चुके हैं। चुनाव में लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव पहली बार हो रहे हैं और ऐसे में इन चुनाव को लेकर के लोगों में अच्छा खासा उत्साह भी देखने को मिला। अलग अलग जगहों पर मतदान करने के लिए जो लोग पहुंचे, उन्होंने मीडिया से बातचीत में यही कहा कि वो विकास के नाम पर वोट करना चाहते हैं। विकास के नाम पर वो वोट करने के लिए पहुंचे हैं और अपने अपने क्षेत्र में वो लोग विकास चाहते हैं, सुविधाएं चाहते हैं। ये चुनाव कोरोना, आतंकवाद और ठंड की चुनौतियों के बीच हो रहा है।
लोकतंत्र का ये त्यौहार जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कई मायनों में अहम है, क्योंकि एक तरफ गुपकार संगठन है और दूसरी ओर बीजेपी। वहीं पाकिस्तान भी लगातार चुनाव को बाधित करने की कोशिशों में है। और इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं वो क्या चाहते हैं, ये भी इस चुनाव से कुछ हद तक साफ हो जाएगा। वहाँ से वोटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, रोडों की, बिजली, वाटर, यहाँ पर बहुत सी किल्लत है, ऐसे पानी की किल्लत है और लोग चाहते हैं कि इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर सुविधान हो जाए। इसीलिए सर यहाँ पर वोटिंग करने के लिए बहुत से ज़्यादा लोग आ रहे हैं सवेरे सवेरे, क्योंकि पता है फिर दिन में काम पे जाना होता है। इसीलिए सर यहाँ पर सवेरे सवेरे लोग आते हैं और अपना वोट का अच्छी तरीके से हक राय देते हैं और वापस जाते हैं। सर डीडीसी इलेक्शन का ये मतलब है सर, ये इलाका जो है ये बहुत पसमानदा है। यहाँ के लोगों के जो मुश्किलात हैं इनको दूर करने के लिए ये इलेक्शन स्लो कर रहे हैं डीडीसी का, ताकि कोई भी कैंडिडेट जो अच्छा कैंडिडेट हो उसको वोट पाल हो, जो इलाके की भलाई के लिए कोई काम करे। इसलिए ये इलेक्शन यहाँ पे हम कर रहे हैं। डीडीसी कैंडिडेट जो हमारे हैं वो मोहम्मद अल्ताफ लाली हैं फकीर गुजरी से, तो उन्होंने फॉर्म भरा है दारा AB में। ये दारा AB का इलेक्शन जो हो रहा है, ये इलाका बहुत पसमानदा है यहाँ पे तरक्याती कामों के लिए, और उन्होंने इंडिपेंडेंट भरा है, ये आज़ाद फॉर्म भरा है डीडीसी के लिए। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रविंद्र, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, कितने प्रतिशत आज मतदान हुआ? रविंद्र, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को हटाया गया जम्मू कश्मीर से और पहली बार यहाँ पर डीडीसी के चुनाव करवाए जा रहे हैं, पहले चरण का ये चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर में। डीडीसी के लिए जब चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त जो मतदाता भारी संख्या में बूथ केंद्रों पर पहुंचे मतदान करने के लिए। रविंद्र श्रीवास्तव एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। रविंद्र, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, कितने फीसदी मतदान आज हुआ है? द्वारा जाके गए एक बजे तक के वो करीब 40% जो है मतदान पूरे जम्मू कश्मीर में आज हुआ है। हालांकि जो चुनाव हुए हैं बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हुए हैं। इसमें कई बाधाएं थी। अगर मौसम की बात करें तो बर्फबारी और पाकिस्तान के साथ साथ जो है सुरक्षा को लेकर भी जो है इसमें कहा जाएगा कि क्योंकि जिस तरह से इस चुनाव पर आतंकी हमले की आशंका थी, उसको देखते हुए भी पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए और चुनाव जो है बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से जो है संपन्न हुए हैं। पहले चरण का आज चुनाव जो था वो हुआ है और लोगों को यही जो इन चुनावों के बाद अब उनके इलाके का विकास जो है वो हो पाएगा, क्योंकि लोग चाहते हैं रविंद्र, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकले वोट डालने के लिए, यह साबित करता है कि लोकतंत्र में विश्वास वहां के लोग रखते हैं। जिस तरीके की अफवाहें उड़ाई जाती हैं विरोधी दलों की तरफ से कि वहां पर माहौल खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि अच्छे तरीके से भारी उत्साह के साथ वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इस चुनाव में हिस्सा लिया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कहा जाए कि जिस तरह से नजरबंदी हटी या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी हटी 370 को हटाए जाने के बाद, उसके बाद से लगातार बयानबाजियां की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर का जो हकूक है वो छीन लिए गए हैं। लेकिन लोग अब इस चीज को समझते हैं और उनको पता है कि जो पिछले 70 सालों से लोगों को बदला रहे थे, लोगों को एक भ्रम में डाल था, वो टूट चुका है लोगों का। और अब लोग विकास चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि विकास हो, लोगों को नौकरी मिले, और इसी की वजह से लोग जो है बाहर जो है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से शांति टिक सके। और काफी अच्छी परसेंटेज जो है लोगों की कई ऐसे हैं जहां पर 60% तक जो है वो परसेंटेज जो है वो देखा गया है। तो ये दर्शाता है कि लोग लोग जो है तरक्की चाहते हैं और अपने इलाके का विकास करते हैं। हतेंद्र जी बिल्कुल रविंद्र, एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ आतंकवाद है और अब ठंड का भी माहौल जो है वो
सिरे चढ़ रहा है पूरी तरीके से, जो ठंड का माहौल है वो बना हुआ है, लेकिन उसके बीच ये चुनाव एक बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने, लेकिन जो आम लोग हैं वो पूरा सहयोग दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं और जी बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव एक बार अब पहली बार जो है वो डीडीसी के चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और भारी उत्साह के साथ जो स्थानीय मतदाता है वो इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा भी वहां पर ले रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। एक निजी यूनिवर्सिटी का काला सच, बीटेक, एमटेक, बीबीए, इंजीनियर टीचर बनाने का काला खेल। 5000 बच्चे हो चुके हैं शिकार। 300 से ज्यादा कर्मचारी मिलकर दे रहे हैं अंजाम। नेपाल से लेकर रवांडा, अफगानिस्तान से लेकर केन्या, हर जगह मौजूद यूनिवर्सिटी के दलाल कैसे देते हैं अपने कारनामों को अंजाम। जल्द करेंगे बड़ा खुलासा, दिखाएंगे आपको पूरा सच। ऑपरेशन फेक गुरुजी, सिर्फ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में चुनावी पारा ठंड के मौसम में भी गर्म है। भले ही कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद बीजेपी की सरकार बन चुकी हो, उपचुनाव भी हो चुका हो और अब अगले विधानसभा चुनाव होने में 3 साल का समय भी हो, लेकिन सियासी पारा 7वें आसमान पर है। कांग्रेस बीजेपी ने एक दूसरे की घेराबंदी का प्लान शुरू कर दिया है। साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने गोपनीय तरीके से एक दूसरे का किला भेदने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि कुछ हद तक
इस उपचुनाव में कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्रों में बीजेपी ने दस्तक दे दी है। बीजेपी उम्मीदवारों को 28 सीटों में से उपचुनाव में 19 सीटों पर जीत मिली है और अब तैयारी मिशन 2030 के लिए। और वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस के अवैध किले को भेदने के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा ने यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया के गढ़ में सेंध लगा दी है। 28 सीटों के उपचुनाव में ग्वालियर चंबल की कई सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इसमें भी कांग्रेस अपनी जीत ही बता रही है और अब बीजेपी के गढ़ कांग्रेस के निशाने पर है। अब दोनों ही पार्टियों के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि अपने अपने गढ़ में खुद को कैसे मजबूत करना है, अपने अपने जो किले हैं उनको किस तरीके से विरोधी दलों से बचाना है। शैलेंद्र पराशर हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। शैलेंद्र, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि हाल ही में उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव होते ही एक बार फिर से दोनों ही दलों ने क्या कमर कस ली है? जी बिल्कुल जी, बताना चाहूंगा लगातार जिस तरह से कांग्रेस की साख की बात थी और उपचुनाव के बाद 25 कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल होते हैं, तो ये दोनों पार्टियों के लिए साख की बात थी। यहाँ पर कांग्रेस के विधायक जाने के बाद उस क्षेत्र में खासतौर पर चंबल क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पर लगातार कांग्रेस ने जिस तरह से बढ़त बनाई है उपचुनाव में और उनके पूर्व में कोई तैयारियां भी नहीं थी, तो इन तमाम पहलुओं पर अगर गौर करते हैं तो साफ तौर पे कांग्रेस सेंध लगाती नजर आ रही है चंबल क्षेत्र में। और जिस तरह से पूर्व मंत्री पी शर्मा का यहाँ दावा भी है कि लगातार सेंध लगाते के साथ साथ उस क्षेत्र में चंबल क्षेत्र में पकड़ बनाती नजर आ रही है कांग्रेस। इधर शैलेंद्र, इस सेंध का क्या किया जाए? अगर ज्यादातर सीटें बीजेपी के खाते में चली जाती हैं तो यहाँ पर बीजेपी की भी कहीं ना कहीं बड़ी जीत समझी जा सकती है। बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी संगठन के तौर पे काम करते हो, बड़े प्लानिंग के तहत इनके काम होते हो, तो वहीं पर अगर हम कांग्रेस की हम बात करें तो असंगठन यहाँ नजर आता है और दिग्गजों में आपसी फूट भी देखी गई है। उसी फूट के चलते ये भी कहा देखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होते हैं अपने विधायकों के साथ। तो इन तमाम अगर पहलुओं पर गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में संगठन की कमी के चलते ये कई बार उनको ये खामियाजा उनको भुगतना भी पड़ता है। दूसरी ओर अगर यहाँ देखें तो कांग्रेस में जिस तरह से समर्थन मिलता नजर आ रहा है और लंबे समय से प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है, तो इस सत्ता को भूलने के जो इनके पास मुद्दे जो होते हैं वो मुद्दे धरातल पर कई बार विफल इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि बीजेपी में घेरने की कवायद, चाहे वो चुनावी दौर में डबरा से इमरती देवी का बयान होता है आइटम वाले मामले पे, कई पर्यायवाची शब्द को लेके बीजेपी उस मुद्दे को घेरती नजर आई थी। बावजूद उसके इमरती देवी को यहाँ मुंह की भी खानी पड़ी और चुनाव भी हार जाती है। लेकिन अगर यहाँ तमाम चीजों पर पहलुओं पर गौर करें हितेन, तो साफ है कि संगठन के साथ साथ यहाँ पर कांग्रेस को मुद्दे बुलाने और अगर सही इनकी संगठन रणनीति रहती है तो निश्चित ही इनके पास वोट बैंक जिस तरह। शैलेंद्र, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है किस तरीके से एक दूसरे के गढ़ में वहां पर दस्तक देंगी दोनों ही पार्टियां, क्योंकि साफ तौर पर अगर ये देखा जाए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, जो कांग्रेस के गढ़ कहे जाते हैं, कांग्रेस के किले कहे जाते हैं, वहां पर सेंध लगाने की कोशिश, और कांग्रेस की तरफ से भी कुछ ऐसी ही कोशिश जहां पर बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी के किले। जी दिन साफ है कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के चंबल क्षेत्र में खासी पकड़ थी और लंबे समय से कांग्रेस का नेतृत्व के तौर पे भी जाने जाते थे और कांग्रेस के पास कद्दावर कोई नेता नहीं था। लेकिन अगर उपचुनाव में सीधे तौर पे जिस तरह जो विधायक शामिल हुए थे, उन विधायकों के क्षेत्र में यहाँ पर सेंधमारी का काम भी कांग्रेस ने किया और 9 सीटें लाई। चूंकि बीजेपी की जीत उपचुनाव में तय थी, उनके पास समर्थन था, काफी सारा, यही कांग्रेस को चुनौती भी थी कि उनको इतनी सारी सीटों का लंबा एक सफर तय करना था। बावजूद बिना रणनीति, बिना मुद्दे के बाद भी अगर जनता समर्थन करती है तो निश्चित ही कांग्रेस रणनीति पर अगर काम होगी तो जिस तरह से पीसी शर्मा दावा करते हैं पूर्व मंत्री, तो निश्चित ही कांग्रेस को कामयाबी का यहाँ पर मुकाम देखने को मिल सकता है। क्या रणनीति कांग्रेस की रहेगी? किस रणनीति पर काम फिलहाल किया जा रहा है कांग्रेस में, ताकि आगे आने वाले जो विधानसभा जो चुनाव होंगे, हालांकि लंबा वक्त है 3 साल का, लेकिन उसमें किस तरीके से अभी से जो रणनीतियां हैं वो दोनों ही पार्टियों ने बनानी शुरू करी हैं? निश्चित ही जी साफ है कि लंबा समय जरूर है
कांग्रेस के पास है, लेकिन पूर्व में जिस तरह उपचुनाव में समय नहीं मिला और इनके पास प्रत्याशियों का भी काफी जद्दोजहद के बाद उस क्षेत्र में प्रत्याशी मिले, कई विधानसभा में इनको प्रत्याशी बाहर के प्रत्याशियों को भी रखा गया। तो इन तमाम पहलुओं को देखा जाए तो एक लंबा सफर, 3 साल का वक्त काफी लंबा समय है। और इनकी अगर रणनीति की बात करें तो प्लान के तहत जिस तरह से अभी कांग्रेस काम कर रही है और 60 पे लेकर ही काम कर रही है, तो निश्चित ही काम करने के लिए इनको मौका अगर मिलता है तो जन समर्थन मिला है। जिस तरीके से पूर्व में अभी 30 से 40% की सीटें इन्होंने हासिल की है, तो निश्चित आने वाले समय हो सकता है और जनता की कसौटी पे अगर ये खड़े उतरते हैं तो। जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भले ही मध्य प्रदेश में फिलहाल कोई चुनाव ना हो, कोई चुनावी माहौल ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बात की जाए कांग्रेस और बीजेपी की, तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ घेराबंदी में जुटी हुई है। वहीं राजस्थान में तेजी से कोरोना का कहर बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को बड़ी घोषणा की। प्रदेश की निजी लैब में अब कोरोना की जांच 1200 रुपए की बजाय 800 रुपए में होगी। और सीएम गहलोत ने यह भी कहा है कि प्रदेश में निजी चिकित्सा संस्थानों और लैब्स में कोविड-19 टेस्ट की दरें वापस तय करते हुए हम इसे 1200 रुपए से घटा करके 800 रुपए कर रहे हैं। पहले जाँच के लिए निजी लैब्स में 2200 रुपये भी लिए जाते रहे थे, उसे पहले घटा करके 1200 रुपये किया गया और अब ये जांच मात्र 800 रुपये में हो सकेगी। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में RUHS में 70 बेड की कोविड ICU समेत प्रदेश के 6 जिलों में कोविड टेस्टिंग लैब का वर्चुअल लोकार्पण भी किया है। और सीएम ने इस दौरान ये कहा कि कोरोना टेस्ट की संख्या को बढ़ाया जाए, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने की चिंता ना करें। राजस्थान में रिकवरी रेट अच्छा है और मृत्यु दर 1% से भी कम है, इसलिए लोग लापरवाह हो रहे हैं। मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत जरूरी है। हम सब मिलकर ही कोरोना को हरा सकते हैं। इसलिए अभी मेरे को बताया गया कि इसकी रेट और कम हो गई है। जो 4000 का टेस्ट होता था, रेट कम हुई तो हमने उनको निजी जो है अस्पतालों को 1200 रुपये किया था, 1200 रुपये ले आए थे जब रेट कम हुई। अब इसकी रेट और कम हो गई है किट की। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस मौके पर कि अब हम प्राइवेट लैब के लिए रेट फिक्स वापस करेंगे। 1200 पहले आपको मालूम 2200 रुपये ले रहे थे, वो 2200 रुपये ले रहे थे, 22 उसको हमने 1200 करवाए। आज मैं कहना चाहूँगा हम 1200 के बजाय 800 रुपये में वो टेस्ट करवाने की पाबंदी करेंगे हम तमाम प्राइवेट लैब के ऊपर। इस प्रकार हम चाहते हैं कि इस प्रकार अधिक से अधिक हम लोग पब्लिक की सेवा में संकल्प को पूरा कर सकें और उसी को लेकर के मैं समझता हूँ कि हमें आगे बढ़ना है। और मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा उन नेताओं से जो महामारी, उनमें से कई लोग महामारी के शिकार हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं, उनका व्यक्तिगत अनुभव अच्छा है, तारीफ करके निकलते हैं अस्पताल से। क्योंकि राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर 40,000 रुपए तक के इंजेक्शन फ्री लग रहे हैं सबके। कोई कल्पना कर सकता है? सिटी स्कैन फ्री हो रहा है, तब भी अखबारबाजी करके जनता का मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए, जनता का उत्साहवर्धन करना चाहिए। कभी बेचियो आप बताओ, हम उसको दूर कर लेंगे। इसमें हमारा कोई ना प्रतिष्ठा का सवाल है ना कोई ईगो का सवाल है। सवाल है कि हम सब प्रदेशवासी मिलकर के कोरोना महामारी की जंग को जीत। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस बार काशी में देव दीपावली और भी भव्य होगी। ये त्यौहार दीपावली के 15 दिन बाद मनाया जाता है और इस बार 29 और 30 नवंबर को देव दीपावली मनाई जा रही है। इसके बारे में सीएम योगी ने वहां पर समीक्षा भी की है जाकर के और कहा है कि इस बार काशी की देव दीपावली दिव्य होगी। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखने वाले इस पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काशी में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के विभिन्न कार्यक्रमों के सुव्यवस्थित आयोजन और देव दीपावली को भव्य दिव्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। पीएम मोदी के कई कार्यक्रम इस दौरान रहने वाले हैं और उन्हें देखते हुए सीएम योगी ने समीक्षा भी की है वहां पर। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी है देव दीपावली को लेकर के, किस तरीके की तैयारियां इस बार की जा रही?
देखिए, देव दीपावली के 15 दिन बाद मनाई जाती है और काशी में इस बार भव्य देव दीपावली होगी। प्रधानमंत्री मोदी, जो कि काशी से सांसद भी हैं, उनके कई कार्यक्रम हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री इन कार्यक्रमों की स्वयं समीक्षा कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार अधिकारियों से संपर्क में है और कहीं ना कहीं प्रोग्राम सफल बने, इसको लेकर के योगी सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है और किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जी बिल्कुल पुनीत, जिस तरीके से वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बार पहुंचने वाले हैं और उनके इसके अलावा वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, देव दीपावली के दिन वहां पर तमाम तरीके के कार्यक्रम हैं, लेकिन कोरोना को देखते हुए कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य रहेगा और जो लोगों की संख्या रहेगी वो भी कम से कम रहेगी। इसके साथ ही जो वहां के लोग हैं, जो प्रतिष्ठित हैं लोग हैं काशी के और जो प्रधान हैं इत्यादि समाज सेवक हैं, इनसे प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर सकते हैं और अपने संसदीय क्षेत्र का हाल जानेंगे। साथ ही क्या विकास कार्य कराए जाए उसके बारे में भी वहां अधिकारियों के साथ एक बैठक होगी और चर्चा करेंगे इस बारे में, क्योंकि काशी को जिस तरीके से बेहतर बनाने का पूरा प्रयास योगी सरकार कर रही है और जिस तरीके से पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, लगातार सीएम योगी इस पर खुद नजर बना करके रखते हैं और जो भी कार्यक्रम है उसकी सारी समीक्षा सीएम योगी खुद कर रहे हैं। जी, लेकिन देव दीपावली हर बार जिस तरीके से दिव्य और भव्य तरीके से वहां पर मनाई जाती है, और इस बार ऐसा क्या कुछ खास वहां पर रहने वाला है जिसकी बात सीएम योगी कर रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से दीपावली कहीं ना कहीं अयोध्या में शानदार मनाई गई, जिसका सीधे तौर पर अगर हम कहें तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं नाम हुआ है, लोगों ने तारीफ करी है और ऐसे में अब जो काशी में देव दीपावली है वो भी काफी धूमधाम से मनाई जाएगी। उसको लेकर के भी लगातार प्रयास कर रही होगी सरकार। हालांकि जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है और जो भी घाट है उनको दियों से सजाया जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और जो लाइटिंग की एक झलक आपने अयोध्या में देखी थी, वही नजारा आपकी बार काशी में देव दीपावली के दिन दिखेगा। जी, लेकिन पुनीत, अगर बात की जाए जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे वो बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच सकते हैं, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं ताकि कोरोना महामारी से भी बचा जा सके? देखिए, कोरोना को देखते हुए पूरी तरीके से एहतियात बरता जा रहा है। किसी को भी मास्क के बिना एंट्री नहीं दी जाएगी, सैनिटाइजर अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी होगी। जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर 50% से भी कम लोग मौजूद होंगे और जो पीएम मोदी के कार्यक्रम है उसमें केवल खास लोगों को ही परमिशन दी गई है आने की और केवल वही लोग आएंगे। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत। तो जिस तरीके से देव दीपावली को लेकर के लगातार तैयारियां की जा रही हैं उत्तर प्रदेश में काशी में, अगर खासतौर पर बात की जाए तो इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,